Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम भूगोल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लास्ट वीडियो में हमने जाना था सूर्य और सूर्य के बारे में जितनी भी पॉसिबल जो भी चीज़ें थी, बातें थी, जानकारियां थी, वो हमने जान ली थी। और आज उसी क्रम में सोलर सिस्टम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं प्लैनेट्स, ग्रह। हमने जान लिया था कि ग्रह की डेफिनेशन क्या है, ग्रह बनते कैसे हैं, वो सब चीज़ें हमने जान ली थी। अब थोड़ा सा ये है कि ये टॉपिक जो है वो मैं आज क्यों लिया मैंने, क्योंकि एक तो ना ये हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड एसएससी के एग्जामिनेशंस के लिए ये थोड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। साथ ही जो छोटी लेवल की जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं और बड़े लेवल के एग्जामिनेशंस में तो आते ही आते हैं। चलिए देखते हैं प्लैनेट्स। हमारे जो सौर मंडल है या हमारा जो सोलर सिस्टम है, बेसिकली उसमें तीन टाइप की खगोलीय पिंड जो है, सोलर सिस्टम के जो पिंड हैं उनको तीन टाइप में डिवाइडेड किया है। कितने टाइप में डिवाइड किया है? तीन टाइप में। ठीक है, एक तो जिनको कहते हैं हम परंपरागत परंपरागत पिंड, दूसरों को हम कहते हैं छोटे पिंड, छोटे पिंड या ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। और तीसरा जो होता है उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह या अन्य। ये तीन टाइप की कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। ये कैटेगरी को डिवाइड करता कौन है? सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि ये कैटेगरी जो है, जो सोलर सिस्टम या फिर अपना जो पूरा स्पेस जो है, उससे रिलेटेड जो भी नामकरण होता है, जो भी कुछ परिवर्तन करना होता है, तो वो करता कौन है, ये थोड़ा सा ये जानने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें ध्यान होगा कि एक IAU नाम से एक संस्था है, IAU, ये एक संस्था है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, ये अपना वो क्या बोलते हैं, यूनियन, सॉरी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन या संघ। इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसकी फुल फॉर्म से बन जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAU। ध्यान रखना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इस संस्था ने क्या हुआ कि इस संस्था की सबसे पहले हम स्थापना जान लेते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसने 2000 एक प्लेग में सम्मेलन हुआ था प्राग में, सॉरी प्लेग में नहीं, प्राग में सम्मेलन हुआ था 2006 में। 2006 में क्या हुआ था? प्राग सम्मेलन, प्राग सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या किया गया? इस सम्मेलन में ये तीन टाइप के ग्रहों को बांटा गया, डिवाइडेड किया गया। एक परंपरागत पिंड हो गया, छोटे पिंड, और क्षुद्र ग्रह व अन्य टाइप के पिंड। ठीक है, इसमें इनको बोने ग्रह भी कह सकते हैं और इस टाइप से चलता है। और इसमें उल्का पिंड आ जाएंगी, ये सारी चीजें इसमें अन्य में चली जाएंगी। ये जो प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में, इसमें क्या डिसाइड किया गया था कि जो यम ग्रह है, जिसको हम प्लूटो कहते हैं, यम या प्लूटो, इसको परंपरागत पिंडों की श्रेणी से हटा के इसको छोटे पिंड या डॉर्फ प्लेनेट, या इनको प्लूटोनियम भी कहते हैं, ठीक है ना, इस श्रेणी में इनको शिफ्ट किया गया। किसको? यम ग्रह को। ध्यान रखना है, उसके बाद से यानी कि 2006 से हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हो जाएंगे परंपरागत पिंडों में? अभी जो कैटेगरीज है वो चार टाइप की, सॉरी 8 ग्रह इसके अंदर आ जाते हैं। कौन कौन से 8 ग्रह आ जाते हैं? तो देखिए, हम सूर्य से नजदीक के क्रम से ऐसे बढ़ते हुए क्रम में हम चल रहे हैं। सबसे पहला ग्रह आ जाता है बुध ग्रह।
ये परंपरागत ग्रहों की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में आ जाता है शुक्र, पहले मरकरी हो गया, फिर वीनस हो गया, फिर हमारी अर्थ होगी, अर्थ के बाद में आ जाएगा अपना मंगल या मार्स। 4 तो ये हो गए, और 4 हो जाएंगे कौन से, एक तो अपना जुपिटर हो गया, उसके बाद हो जाएगा शनि, और उसके बाद हो जाएगा अरुण, और उसके बाद में हो जाएगा वरुण। इन ग्रहों को हम क्या कहेंगे, ये हो गए परंपरागत ग्रह या परंपरागत पिंड। ठीक है। छोटे पिंडों में ड्वार्फ प्लेनेट अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले तो हम ले लेंगे यम को, फिर आता है एक सेरेस, सेरेस को भी हम इसकी कैटेगरी में डालते हैं। और भी जैसे एक चलता है चेरोन, जेना, ये प्लैनेट्स जो है वो क्या है, सारे के सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं। ठीक है। और इसमें हम जान लेंगे कि उल्का पिंड हो गया, धूमकेतु हो गया, इस टाइप के सारे के सारे आ जाएंगे अन्य प्लैनेट्स में। ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम क्या करेंगे कि इस सीरीज में जो भी एक प्लेनेट लेंगे उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको देखेंगे, उसके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम समझेंगे, और कोशिश ये की जाएगी कि कोई भी फैक्ट, कोई भी पॉइंट है उससे मतलब छूट ना जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। और बेसिकली एसएससी एंड यूपीएससी एंड जो अदर लेवल के एग्जामिनेशंस है उनके बेसिस पे हम इसको लेके चलेंगे। और मैंने जो इस टॉपिक के अंदर जो डेटा मैंने लिया है वो मैंने नासा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, और अलग बहुत सारे रिसर्चर्स के द्वारा जो वेबसाइट्स है उनके द्वारा मैंने डाटा लिया है, और साथ ही मैंने एनसीईआरटी को मैंने यूज़ किया है, और कहीं कहीं मैंने एनआईओएस को भी यूज़ किया है। ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले जिस प्लेनेट को हम पढ़ेंगे तो वो ध्यान रखना है कि सूर्य के सबसे करीब का प्लेनेट होगा। और ये प्लेनेट क्यों सूर्य के एकदम पास में होके सबसे छोटा होके फिर भी क्यों मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत बचपन से ही ये स्पेस साइंस जो है उसमें बहुत इंटरेस्ट रहा है, मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं मर्क्यूरी, मर्क्यूरी या फिर बुध ग्रह। ठीक है। तो इसकी सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, सबसे पास का ग्रह है ये, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना, एक लाइन लिख लेते हैं, सबसे सूर्य के सबसे नजदीक का ना, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह मतलब सूर्य जो है उसके एकदम पास में है, एकदम तो क्या है, इसकी दूरी अभी बताता हूँ कितनी दूरी है। देखिए तो दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस, अगर यही इसको मैं दूरी में काउंट करूँ या किलोमीटर में काउंट करूँ तो ये दूरी लगभग बन जाती है 5,80,00,000 के आसपास बन जाती है। 5,80,00,000 किलोमीटर, 80,00,000 किलोमीटर दूर है। सूर्य से कितनी दूर है, 5,80,00,000 किलोमीटर। ये पूछा नहीं जाता लेकिन हमें जान लेना चाहिए, डायरेक्ट कभी कभी पूछ भी लेता है, ये छोटी एग्जामिनेशंस में इतना डीप नहीं जाता है कि दूरी कितनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो वो हो गया हमारा बुध ग्रह या जुपिटर। मैंने इसको थोड़ा सा अलग ही लिख दिया, ये ऐसे है बुध ग्रह। ठीक है, ऐसे है कि ऐसे है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, सॉरी ना, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए इसका दूसरी चीज हम इसके बारे में जाने तो दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या बन जाती है कि ये सौर मंडल का सबसे छोटा प्लेनेट है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा तो क्या हो जाएगा, बुध ग्रह। सबसे नजदीक पूछा तो भी क्या हो जाएगा, बुध ग्रह। ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशंस में हमें अपने आंसर को एकदम ध्यान से देखते हुए हमें आंसर करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, समझो, उसके बाद आंसर करना चाहिए। ठीक है।
अगली बात इसमें, अगर मैं ये सबसे छोटा है तो इसका व्यास भी जान लेते हैं। व्यास क्या होता है आपको पता ही होगा, डायमीटर पूरा, अगर गोल या जो घन कैसा, वो गोला और जो वृत्त होता है उसका व्यास होता है, सबसे बड़ी जीवा जिसको हम कहते हैं वो। तो इसका व्यास जो है वो लगभग 4900 किलोमीटर के आसपास है। इसका व्यास कितना है? 4900 किलोमीटर इसका व्यास है, इतना ही छोटा है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये जो सूर्य के चक्कर लगाता है, ये हमें पता है, ये मान लीजिए ये सूर्य हो गया और ये मान लेते हैं मार्स हो गया, तो ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इस चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं लगभग, तो इसको कितना दिन लगता है? ये सूर्य की परिक्रमा में परिक्रमा या परिक्रमण काल कर लेते हैं इसको, ये ठीक रहेगा थोड़ा सा। परिक्रमण काल जो है इसका वो 88 डेज होता है, 88 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य के पास का ग्रह है और ये इतनी स्पीड से घूमता है कि 88 दिनों में अपनी दूरी, अपना एक चक्कर पूरा लगा लेता है। यानी कि वहां का एक साल कितने दिनों का होता है? 88 दिनों का। जैसे पृथ्वी का एक साल कितना होता है? 365 दिनों का होता है। वैसे ही बुध ग्रह का जो एक साल है वो कितना होता है? वो 88 दिनों का एक साल होता है, ठीक है। इस परिक्रमण काल में उसकी स्पीड देखिए, कितनी स्पीड होती है इसकी। जब ये चक्कर लगा रहा है ना सूर्य के, तो स्पीड इसकी बहुत ज्यादा ही होती है, 1,76,000 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए कितनी स्पीड है, 1,76,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये सूर्य के चक्कर लगाता है। अब इतनी स्पीड से ये घूमता है, आप स्पीड को ना थोड़ा सा एज्यूम करिए, सोच के देखिए, 1,76,000 किलोमीटर, वो भी एक सेकेंड में। ये स्पीड, इतनी स्पीड होने के पीछे इसको बेनिफिट है, इसको फायदा है। प्रकृति जो है वो कुछ न जो भी करती है उसके पीछे का एक कारण होता है। वो कारण अगर हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। क्या कारण है बताओ? इतनी स्पीड से घूमने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? कैसे उसको मदद मिलती है? सूर्य कितना बड़ा स्टार है, आपको ध्यान होगा, उससे ये छोटा सा उसके सामने एक बिंदु के जैसा दिखाई देता है। इतना इसका व्यास है तो बिंदु ही हो गया। इस स्पीड से जब ये घूमता है तो सूर्य की ग्रेविटी जो है वो इसको पकड़ नहीं पाती। ये स्पीड इसमें इसलिए मदद करती है। इस स्पीड का क्या फायदा होता है कि सूर्य की ग्रेविटी की पकड़ में नहीं आता, कि पकड़ से बाहर कर लेते हैं, पकड़ से बाहर। यानी कि इसको अगर इससे थोड़ा भी कम स्पीड से हो जाएगा तो ये घूमते 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 सूर्य के अंदर समा जाएगा। इस स्पीड से है कि सूर्य की ग्रेविटी उसको पकड़ ही नहीं पा रही। रेगुलरली चक्कर लगा रहा है, इसकी ग्रेविटी इसको पकड़ ही नहीं पा रही। इसलिए इस स्पीड का इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे देखिए, ये तो हो गया इसका परिक्रमण काल, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला। अब ये अपनी सतह पे भी घूमता है, अपने अक्ष पे भी घूमता है, अपने एक्सिस पे भी घूमता है। तो उसमें इसको कितना दिन लगता है? जैसे हमारा दिन जो रात है दोनों मिला के कितना टाइम लगता है? 24 घंटे के आसपास लगते हैं, है ना। तो इसको कितना टाइम लगता है? इसको लगता है 159 डेज। ये क्या है? इसका रोटेशन, घूर्णन काल। कितना टाइम लगता है? 59 डेज, ओनली 59 डेज। मतलब वहां का एक दिन जो होता है वो 59 डेज का होता है। कितने दिनों का होता है? 59 डेज। यानी कि हमारा जो 24 घंटे का, उसमें से 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होती है। उसी टाइप से यहाँ पे कितना टाइम होता है, इसका आधा कर लो, यानी कि लगभग 30 दिन वहां पे दिन रहता है और 30 दिन वहां पे रात रहती है। ये क्या है? ये उसका घूर्णन काल है, ठीक है। कंपेयर करके देखेंगे, समझेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल चीज है नहीं। चलिए इसके बाद हम जानते हैं इसकी डेंसिटी। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, तो कुछ ही पॉइंट्स लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। डेंसिटी से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है।
तो देखिएगा इसकी डेंसिटी जो है, घनत्व, डेंसिटी क्या होती है, घनत्व, यानी कि इसका वजन कितना है, औसत इसका अगर हम वजन माने, वेट इंटू जी मानते हैं, तो क्या होता है, देखिए इसका घनत्व या डेंसिटी, घनत्व, तो इसकी डेंसिटी है वो 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि औसतन इसका जो है वो पृथ्वी से थोड़ा बहुत, पृथ्वी के समान के जैसे मान के चलो, पृथ्वी पर भी इतना, ऑलमोस्ट इतना ही होता है। जब हम पृथ्वी को जानेंगे तो हम देखेंगे। तो ये हो गया 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। इस डेंसिटी से हमें क्या पता चलता है, इसके घनत्व से हमें क्या पता चलता है कि ये जो प्लेनेट है ये कैसे तत्वों से मिलकर बना है, कैसी धातुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो इससे एक रिजल्ट तो ये निकलता है कि ये भारी तत्वों से मिलकर बना है। सतह है जो है इसकी, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूंगा कि सतह है भारी तत्वों से मिलकर, भारी तत्वों से मिलकर बनी है। इसकी सतह क्या होगी, भारी तत्वों से मिलकर बनी है। और इसका कोर जो है, कोर का मतलब पता हो गया ना आपको, इसका केंद्र जो है, कोर जो है वो किससे मिलकर बनी है, वो लोहे से बनी है, लोहे से बनी है। पृथ्वी की कोर किससे मिलकर बनी है वो पृथ्वी वाले में जानेंगे, और आपको पता भी होगा क्योंकि पृथ्वी के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें जान लेते हैं कि इस प्लेनेट पे जो डे एंड नाइट होती है, डे और इधर में लिख देता हूं नाइट, दिन का तापमान तो लगभग 415 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, ध्यान रखना है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो उबलने लग जाता है, भाप बनना स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है दिन में, यहाँ टेम्परेचर रहता है 415 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और नाइट में देखिए कितना टेम्परेचर रहता है, नाइट में टेम्परेचर रहता है -173 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है, -173 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 के आसपास पानी बर्फ बन जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, किताबों में कैसे लिखते हैं कि रातें बर्फीली होती है और दिन अत्यधिक गर्म होते हैं। ठीक है, वैसे मान लो, वैसे समझ लो, जैसे आपको समझना हो। तो देखिए, लेकिन ये चीज फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि डे में लगभग तापमान कितना होता है, 415 डिग्री के आसपास होता है, और नाइट में टेम्परेचर कितना होता है, -173 डिग्री के आसपास हो जाता है। ये प्रोसेस इसमें चलती रहती है। ठीक है, अब इसका जो एक दिन है उस पर जो सूरज है उसका लाइट जो है वो कितने टाइम तक रहती है, तो इसका एक दिन जो है वो 176 डेज के बराबर होता है। वन डे, यानी कि बुध का अगर एक दिन माने वन डे, तो हमारे पृथ्वी का कितना दिन हो जाता है, 176 डेज के बराबर हो जाता है। यानी कि वहां पे इतने टाइम तक, इतने दिनों तक उजाला रहता है। वहां पे जो एक दिन है पृथ्वी का, बुध ग्रह का, उसके हमारे पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। अब एक चीज और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो देखिए जानते हैं, उससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ये मैं जब ये बोलता हूँ ना कि मैंने क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं रिसर्च करके बैठा होता हूँ, मैंने पेपर्स देखे हैं और उन पेपर्स में मैंने देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं, कैसे कैसे पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो देखिएगा, एक वहां पे एक बेसिन है, जो बेसिन होता है ना, नदी का बेसिन होता है, उस टाइप से वहां पे एक बेसिन है। उस बेसिन का नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि इसको आप हनी टैग लगा के, और इसको ध्यान रखना है कि ये पक्का ही इससे पूछा जाता है, ये मान के चलिएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या है कि वहां पे एक बेसिन है, उस बेसिन का नाम है कैलोरिस, कैलोरिस बेसिन।
ये कौन से ग्रह पे है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ध्यान रखना है कैलोरिस बेसिन जो है वो बुध ग्रह पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा है एसएससी ने, और अदर जो स्टेट के पीसीएस जो है उन्होंने भी ये क्वेश्चन को उठाया है कि कैलोरिस बेसिन जो है वो किस ग्रह से संबंधित है या किस ग्रह के ऊपर है। तो ध्यान रखना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बुध ग्रह के जो टॉपिक्स हैं उनमें से। और एक और पॉइंट हम इसमें ले लेते हैं कि हमें पता होगा कि बुध ग्रह के ऊपर कोई वायुमंडल नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, तो हिंदी में लिख लेते हैं वायुमंडल नहीं है। और लास्ट में अगर एक चीज और देखा जाए तो बुध ग्रह पे कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह भी नहीं है। ये लीजिए आपका हो गया बुध ग्रह। फिर से आप इसको वीडियो को देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इतना मैं कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्जामिनेशंस में गलत नहीं करके आओगे। आगे आरपीएससी एंड जो स्टेट के जो एजुकेशनल टीचर्स को लेकर जो एग्जामिनेशन है उनमें भी बहुत हेल्पफुल है। और एसएससी और बाकी जो एग्जामिनेशन जियोग्राफी का ये पार्ट है तो वो जरूरी हो ही जाता है। चलिए देखिए अगला प्लेनेट। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्लेनेट जिसको हम शुक्र ग्रह भी कहते हैं। ध्यान रखना है शुक्र ग्रह, और इंग्लिश में कहते हैं इसको वीनस, ठीक है। इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं रिपीटेडली। तो देखें, सबसे पहले बात तो ये होगी कि ये बुध ग्रह के बाद का ग्रह है, ठीक है। सबसे पहले बुध है, उसके बाद में शुक्र ग्रह है। तो मैं सबसे पहले जो टॉपिक लेना चाहूंगा, मैं लेना चाहूंगा ट्विन सिस्टर का। ट्विन सिस्टर, ट्विन सिस्टर का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको ट्विन सिस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार व इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग क्या है, पृथ्वी के बराबर है, लगभग पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है। इस वजह से इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, या पृथ्वी की जो बहन के नाम से भी जानते हैं, या ट्विन सिस्टर ये कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट एग्जामिनेशंस में ये पूछ लिया जाता है कि ट्विन सिस्टर, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सा ग्रह है, किस ग्रह को हम कहते हैं। तो ध्यान रखना है किस ग्रह को कहते हैं, वीनस को कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। एक चीज और, ये जो बाकी प्लैनेट्स हैं, हमने यूनिवर्स वाले चैप्टर में, सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में इसको पढ़ा था कि बाकी प्लैनेट्स क्या करते हैं, वो इस डायरेक्शन में गति करते हैं, ऐसे मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, है ना। सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। जबकि ये क्या होता है, इसमें जो डायरेक्शन होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। मतलब ये किधर घूमता है, ये ऐसे घूमता है, इस डायरेक्शन में ऐसे चक्कर लगाता है। और एक ऐसा प्लेनेट और भी है, दूसरा प्लेनेट है, तो उन दोनों प्लेनेट्स क्या है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। और सबसे पहली बात, इसको हम और क्या नाम से जानते हैं, ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह। क्यों है चमकीला कहते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन क्यों कहते हैं, तो इस पे ना सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं बड़े बड़े, सल्फ्यूरिक एसिड के क्या है, बादल। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड के बादल क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल, जो सूर्य की जो लाइट आती है, प्रकाश जो आता है सूर्य का, वो इनसे परावर्तित हो जाता है। लगभग 76% भाग जो है लाइट का, वो क्या होता है, वापस टकरा के वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, स्पेस में चला जाता है, जिससे ये क्या है, चमकता हुआ दिखाई देता है। चमकने का रीजन समझ में आया, क्या होता है,
सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश को 76% तक परावर्तित कर देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहते हैं। एक नाम चलता है इसका प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, अब प्रेशर कुकर का आप पता होगा क्या होता है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, भाप की वजह से बन जाता है, हीट की वजह से, है ना। तो इसको प्रेशर कुकर और इसका रिलेशन कैसे बनता है, देखिए। इसके जो शुक्र ग्रह है, इसके वायुमंडल में लगभग 97% तक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कितने परसेंट तक, 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है, जो कैसे लेयर के जैसे इसके अंदर ऐसे है, मान लीजिए। अब जब सूर्य का प्रकाश इसके अंदर आता है तो वो बाहर नहीं जा पाता, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो अंदर ही रहता है, उस लेयर के अंदर रहता है, ठीक है। अब ये सूर्य के प्रकाश को मतलब अंदर आना और वापस बाहर नहीं जाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर कुकर के जैसे ही इसका, इस वजह से इसको प्रेशर कुकर कहते हैं, और इसकी ही वजह से वो क्या हो जाता है, सर्वाधिक गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्वाधिक गर्म। तो ध्यान रखना है कि प्रेशर कुकर सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ये तीनों कौन है, ये तीनों के तीनों शुक्र ग्रह को हम कहते हैं। एग्जामिनेशंस में इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की संभावना रहती है, तो ये हमने इसको जाना। अब कुछ चीजें और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह दूसरे नंबर का ग्रह है दूरी के अकॉर्डिंग, हमने पहले अभी देखा भी, जाना भी। तो ये जो दूरी है वो कितनी है, क्वेश्चन पूछता नहीं लेकिन जान लेना चाहिए। और इस पे घूर्णन का क्या सीन है, परिक्रमण का क्या सीन है, वो देखते हैं अभी। इसका ये जो शुक्र ग्रह है, इसका एक घूर्णन काल अगर देखा जाए, घूर्णन काल, तो वो कितना है, 243 डेज, है ना। घूर्णन काल कितना है, 243 दिन, मतलब अपने एक्सिस पे घूमने में इसको कितना टाइम लगता है, इसको 243 दिन का टाइम इसको लगता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स बच जाते हैं जिनको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। एक इसका वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब कितना है इसका, तो इसका वायुमंडलीय दाब जो है वो पृथ्वी के दाब के लगभग बराबर सा ही है। कितना है देखिए, तो यह है 0.98 इंटू अर्थ, मतलब पृथ्वी के जो वायुमंडलीय दाब है उससे 0.98 गुना ज्यादा है, बस इतना ही ज्यादा है। तो ये चीजें हम क्या है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि वायु जो है वो हम पे दबाव डालती है, प्रेशर करती है, अपना वजन जो होता है उसका, उसकी वजह से जो दाब लगता है उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं इसको। एक तो हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, और दूसरा नाम चलता है इवनिंग स्टार। ये क्या होता है देखिए, इवनिंग स्टार क्या होता है देखते हैं थोड़ा सा। मॉर्निंग स्टार का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी से सुबह सुबह ये ना पूर्व दिशा में, है ना, सुबह सुबह किधर दिखता है, मॉर्निंग स्टार का मतलब हो गया कि सुबह, अर्ली मॉर्निंग, ये सुबह कभी उठ के देखना, ये सुबह सुबह ना पूर्व दिशा में देखना, एक चमकीला तारा दिखाई देता है, क्योंकि ये सबसे चमकीला तारा है ना, तो एक चमकीला तारा दिखाई देता है पूर्व दिशा में, सुबह, है ना, इसलिए इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। और शाम को ये डायरेक्शन घूम के ये इधर चला जाता है, तो शाम के वक्त क्या होता है, शाम को ये दिखता है पश्चिम दिशा में, सबसे पहले दिखता है ये, पूर्व और पश्चिम दोनों दिशा में। पूर्व में सुबह दिखता है, पश्चिम शाम को दिखता है पश्चिम दिशा में, और सबसे पहले जो तारा दिखाई देता है
तो आप यकीन के साथ कह देना, बता देना कि मैंने शुक्र ग्रह को देखा है, ये आंखों से ऐसे दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारा ये हो गया पूरा, 2 प्लैनेट्स जो है वो पूरे हो जाते हैं। चलिए देखते हैं।